हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम जो फिजिक्स का क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर की थर्ड क्लास है। ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, जिनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखी है वो जरूर देख ले, तभी आपको ये समझ आएगी, बिकॉज ये कंटिन्यूशन है उन्हीं का। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। प्रिज्म, सबसे पहले हम प्रिज्म को कवर करेंगे। प्रिज्म क्या है, कैसे बनता है, देन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ जो आपका ये बनता है ना रेनबो हो, या जो भी इससे रिलेटेड फिनोमिना है वो हम कवर करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पर्पज से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने आई का फॉर्मेशन, आई के डिफेक्ट्स, करेक्शन सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब ये उसका आगे का पार्ट है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। कोई भी एक जैसा प्रिज्म आपने देखा होगा, उसकी शेप कुछ कुछ कैसी होती है, अगर हम विदाउट 3D देखें तो ऐसी ट्रायंगुलर शेप होती है ना। एक्चुअल में ये 3D में होता है, जो होता है प्रिज्म वो होता है 3D में। तो अभी हम आपको यहाँ पे 3D क्या समझाएं, आप अगर देखेंगे फिर भी चलिए थोड़े से आपके लिए मैं बना देती हूँ। इस तरह का एक 3D स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म, है ना। प्रिज्म दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस के मिलने से बनता है ना। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर मैं इसकी एक आपको रफ डेफिनेशन प्रोवाइड कराऊं तो ये होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू बाउंडेड सॉरी लेट मी रीज हाँ बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू लेटरल सरफेसेस, टू लेटरल surfaces inclined to each other at a certain angle। एक दूसरे से इंक्लाइंड रहते हैं एक सर्टेन एंगल पर, और उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म। अगर हम 3D देखें तो कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम एक रफ एस्टिमेशन लें जिसको हम अपने डायग्राम्स वगैरह के लिए आगे यूज करने वाले हैं, तो अगर हम वो लें तो आपको इस तरह का, अगर हम ट्रायंगुलर बना देते हैं वो हमारा प्रिज्म की तरह वर्क करेगा। ठीक, ये हमने एक 3D ना लेके हमने सिंपल स्ट्रक्चर ले लिया है। तो ये प्रिज्म है, इसमें आप देख रहे हैं दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और वो एंगल पे, किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से। ट्रांसपेरेंट है, आपको आर पार दिखेगा, यानी कि पारदर्शी है। ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री, एक इक्वलेटरल ट्राइंगल की तरह होता है, जिसमें तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि इक्वलेटरल एंगल में अगर हम देखें तीनों एंगल इक्वल होते हैं और सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री। और अगर तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ए ही हैं, तो आप समझ जाइए कितना होगा, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का हर एक एंगल होगा। तो जो प्रिज्म है वो आपका कैसा होगा, इक्वलेटरल ट्रायंगल होगा। अच्छा, मैंने आपको एंगल वाली बात क्यों समझाई, क्योंकि जो क्लास 10th में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें बेटा आजकल क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम से आप मार्क कर दीजिए, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा डिटेलिंग में बताया, जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, जिसका हर एक एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। इसके दो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं। अब जब दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं तो आप समझ जाइए लाइट का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा ही होगा। डिस्पर्जन से क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। जो ग्लास प्रिज्म है यही क्वेश्चन आया था।
कि जो ग्लास प्रिज्म है वो डिफ्रैक्शन कैसे करता है। तो मैं आपके लिए डिस्पर्जन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये ऑलरेडी आपके सीबीएसई एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अब हम यही समझेंगे, ठीक है, यही समझेंगे। एक्चुअली में ये हमारा प्रिज्म है। आप स्केल की हेल्प से प्रिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक, दिस इज द व्हाइट लाइट। अगर आपने लाइट चैप्टर की प्रीवियस, जो हमने लाइट चैप्टर अपलोड किया है, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझा है, तो आपको बिल्कुल भी ये समझने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। और अगर जो बच्चों ने नहीं देखा है, तो मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट जाके चैप्टर 10 लाइट को देख सकते हैं। उसमें एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहां से आप उस टॉपिक को समझ के आइए, देन इसको समझिए। जो बच्चे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो देखिए ये आई, ये हमारी जो हमारी इंसिडेंट लाइट आई है, इसने, उसमें हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमने नॉर्मल डाली, तो जो इंसिडेंट एंगल आई है वो क्या है, एंगल, ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुकी हूं रिफ्रैक्शन वाले में, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे क्या मीडियम है, एयर है, यानी कि वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर हुई तो मीडियम कैसा आ गया है, ग्लास, क्योंकि प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास। प्रिज्म किसका बना हुआ है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, मेड अप ऑफ ग्लास। जो बच्चों को नोट्स चाहिए वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, वहां आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसका है, ग्लास का है। तो यानी कि ये मीडियम हमारा कैसा है, रेयर है, और इसके अंदर का मीडियम क्या है, डेंसर है। ऑलरेडी रिफ्रैक्शन क्लास में हमने बता दिया है कि व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वो कहां को मूव करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, मैं लिख देती हूं, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इसका बहुत डिटेल में मैंने बहुत डीप में जाके समझाया है ना। तो आप जरूर देख लें। व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, it bends, सॉरी, हाइड थंबनेल, हाँ। तो व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करती है ये, नॉर्मल की साइड बेंड होती है। और अगर इसके अपोजिट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये रेयर से डेंसर में आई, डेंसर क्यों है भाई, बाहर क्या है, बाहर एयर है। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखेंगे तो कम है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए मीडियम क्या है, डेंसर है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल है, तो ये कहां को जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जैसे ही बाहर आ रही है, फिर से हमने क्या डाला, नॉर्मल, फिर हमने क्या डाला, नॉर्मल। अब जो एंगल फॉर्म होता है, angle formed by the refracted ray and the normal is called angle of refraction। तो ये क्या हो गया है, angle of refraction, है ना, ये है angle of refraction। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे। तो अब क्या है, अब हमारी रे कहां से चल रही है, डेंसर, यानी कि ग्लास से कहां जा रही है, रेयर में, यानी कि डेंसर से जा रही है रेयर मीडियम में। तो ये कहां मूव होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे दूर चली जाएगी। कहां चली गई, दूर चली गई। कलर चेंज कर लेती हूं। तो ये हमारी रे जो इधर से ट्रेवल हुई, यहां गई, सीधे कहां गई, बाहर। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये जो हमारी रे है, अब अगर आप इसको देखें, जो इंसिडेंट आ रही थी, इसको अगर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऐसे निकली है, ऐसे निकल गई है। तो ये हमारी क्या है, जो एक्चुअल में ये इतना, ये अगर आप देखें एंगल ऑफ, जो हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया आगे, और एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे ये है। इन दोनों के बीच में जितनी रे डेविएट हुई है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा सब जगह कहीं डी से भी है। एंगल ऑफ डेविएशन, इतना क्या हो गई है, वो डेविएट हो गई है, कहीं कहीं इसको डी से भी डिनोट किया गया है। क्लियर? डाउट में नहीं आना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब आपका एक और इंपॉर्टेंट एंगल बनेगा यहाँ पे। अब ये जो आपकी एंगल, जो रे फाइनली बाहर निकल के आई है, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। ये जो इमरजेंट रे है, ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, फिर से कलर चेंज करती हूँ, जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, ये वाला, ये नॉर्मल से एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और इसका क्या साइन है? ई। क्या है? ई क्या है हमारा? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक बार आप पूरा एक साथ देखेंगे, ठीक है? सबको विजिबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडिबल, विजिबल, क्लियर है? ये हमारी इंसिडेंट रे आई थी, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर वो अंदर डेंसर मीडियम में गई, फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर गई, बाहर आ गई, ठीक? तो ये जो इमरजेंट रे है, इसने जो नॉर्मल से बनाया, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। इन दोनों के बीच में, ओरिजिनल रे से और जो इमरजेंट रे के बीच में डेविएशन हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, कोई भी चीज ऐसा नहीं हो कि आपको डाउट में हो। और यहाँ पे आर रिफ्लेक्शन नहीं है, बिकॉज ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द वर्किंग ऑफ प्रिज्म। ये आपको मैंने प्रिज्म की पूरी वर्किंग बहुत डिटेल में समझा दी है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपना जो रेयर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको हमारी प्रीवियस क्लासेस से क्लियर करेंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। आपका डाउट विदाउट एनी फीस क्लियर किया जाएगा, और बिल्कुल इजी वे में। ठीक है? अब आपका क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है ना प्रिज्म की एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, सब कुछ क्या है। अब अगर आप एक जनरल देखें, ये आपका प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे आई, ये डला नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट हुई, देन ये नॉर्मल, और ये फाइनली यहां जाके इमर्स हो गए। Clear? This is the angle of incidence, this is the angle of emergence, and this is the angle of refraction. कोई डाउट नहीं है इतने में? अब अगर आप देखें, हाँ ठीक है भैया, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ठीक है, हाँ सब कुछ हो गया है इसमें। अगर अब आप देखें कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट हमारी गई थी, ये बाहर जाके डिस्पर्स क्यों हो गई है? डिस्पर्स क्यों हो गई है? व्हाइट लाइट जब हमारी प्रिज्म में ट्रेवल करती है, तो यही आपका क्वेश्चन था कि ये हमारी व्हाइट लाइट आई है, और व्हाइट लाइट, अभी मैं सब कुछ इरेज करके बस आपको लाइट ही दिखाऊंगी इस बार, ठीक है? ये व्हाइट लाइट जो है, ये इतने मतलब कैसे डिस्पर्स हो गई है। और आप देखेंगे ये जो व्हाइट लाइट होती है ना, ये पूरे 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। जो हमारे रेनबो के 7 कलर हैं, उनमें ही डिस्पर्स होती है, सारे कलर फॉर्म होते हैं इसमें। ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये पूरा क्या बनाती है? विवग्योर बनाती है। VIVGYOR, विवग्योर, पूरा का पूरा रेनबो बना ले रही है। और क्यों? क्योंकि क्यों बना रही है, यही क्वेश्चन है। रुको मैं इसको एक अच्छे से इक्वल फॉर्म में लिख दूं। अरे वी, ठीक है, VGYOR, ठीक, ये बन गया हमारा विवग्योर। अब ये जो डिस्पर्जन है लाइट का, ये क्यों है? वो इसलिए है, वाई डिस्पर्जन अकर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जो रे है व्हाइट लाइट, वो डिफरेंट कलर्स की मिलके बनी है, और हर कलर की जो स्पीड है, वो वैक्यूम में तो सेम है। वैक्यूम मतलब जब वो यहां ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में या एयर में, तो वो सेम है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाती है ना, जैसे कि ये ग्लास है, दूसरे मीडियम में गई, तो हर एक की स्पीड क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। और जब स्पीड डिफरेंट हो गई, तो वो अलग अलग एंगल पे बैंड होनी शुरू हो जाएगी। जिसकी स्पीड ज्यादा है, वो पहले बैंड हो जाएगी, फिर और कम है, इस तरह से अलग अलग एंगल्स पे क्या हो जाएगी? बैंड होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारा डिस्पर्जन अकर होता है, क्योंकि लाइट रेज ट्रेवल with same speed, in vacuum and in
air. But speed of speed of light having having different colors is different in different medium is different in different medium. अलग होती है वो, यानी कि हर एक कलर की जो लाइट है वो अलग होगी, हर कलर अलग स्पीड से डेविएट होगा, इसलिए हमारे पूरा डिस्पर्जन हो जाता है, विच लेड्स टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विच लेड्स टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइट हमारी डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलके बनी है, वो हर कलर की स्पीड अलग है हर मीडियम में, वैक्यूम और एयर में तो सेम है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम यानी कि ग्लास में गई उसकी स्पीड डिफरेंट हो गई। वॉयलेट की स्पीड अलग है, इंडिगो की अलग है, ब्लू की अलग है, ग्रीन की अलग है, येलो की अलग है, ऑरेंज की अलग है एंड रेड की अलग है। इसलिए जब हर कलर की स्पीड अलग है तो वो अलग अलग एंगल पे डेविएट हुए, सारे कलर्स का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग है, इसीलिए वो क्या हो गया, लाइट का डिस्पर्सन हो गया। सॉरी, ठीक है ना, ये हो गया है लाइट का डिस्पर्सन। तो ये जब डिस्पर्सन होके आप देखेंगे अलग अलग कलर की उसने लाइट बना दी है ना। वॉयलेट है सबसे पहले, वॉयलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर आता है ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन सबसे ऊपर आता है रेड। यानी कि जो रेड है, रेड का डिस्पर्जन सबसे कम हुआ है, रेड का डिस्पर्जन क्या है, सबसे कम हुआ है। और सबसे ज्यादा देखो यहां से ना, रेड का सबसे कम हुआ है, सबसे ज्यादा डिस्पर्स कौन सा हुआ है, वॉयलेट। और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई ट्रैफिक एंड डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर, जितने भी जो डेंजर के सिग्नल होते हैं, खतरनाक सिग्नल होते हैं, एम्बुलेंस की लाइट रेड होती है, कहीं डेंजर का शो करना है तो रेड होता है। तो क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो यहां से क्लियर है, क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम डिस्पर्स होता है, और वो दूर से भी दिखेगा, कितना ही फोग हो या कुछ भी हो, रेड कलर आपका जब स्कैटर ही नहीं होगा एटमॉस्फेयर में तो वो क्या होगा, दूर से ही भी आपको दिखेगा। इसलिए इसी वजह से जो सिग्नल्स हैं वो कौन से कलर के बने होते हैं, रेड कलर के, क्योंकि रेड कलर का जो डिस्पर्जन होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर आ गई बात। अगर एक इसमें फिनोमिना और होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म ने क्या किया, इसको 7 कलर्स में डेविएट कर दिया है ना, लाइट को पूरे आपका जो रेनबो है पूरे कलर बन गए। अब अगर आपने एक और प्रिज्म ले लिया ना और उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो ये सारे कलर क्या करेंगे, जैसे ही उस पर फॉल होंगे ये फिर से एक व्हाइट लाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट। समझ में आ गया। यानी कि ये जो एक्शन है आपका ये रिवर्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। इससे दो प्रिज्म का यूज करके इन अपोजिट डायरेक्शन जो हमने पहले व्हाइट लाइट को स्कैटर डिस्पर्स किया था उसे हम वापस से व्हाइट लाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, हाउ वी कैन रिकम्बाइन व्हाइट लाइट। तो कैसा हो जाएगा, बाय यूजिंग टू प्रिज्म प्लेस्ड इन डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। आपका रेनबो आपका इसी से बनता है, जैसे कि आपका क्या है, रेनबो में जैसे हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, अगर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की हम बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा, ये एक एग्जाम्पल है प्रिज्मेटिक एक्शन का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, कि अभी हमारी बारिश हुई है ना, रेनफॉल हुई, उसके बाद अगर एकदम से सनलाइट हो गई है तो क्या हो जाता है, रेनबो बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, जिसमें व्हाइट लाइट जैसे ही पड़ी तो ये किसकी तरह वर्क करने लगती हैं, प्रिज्म की तरह, इसकी तरह, प्रिज्म की तरह। तो ये पूरे 7 कलर्स में आपका फॉर्म होके एक क्या बना लेता है, विवग्योर। जब आप को यहां से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रेनबो बना हुआ है ना, कि इस तरह का रेनबो, हर कलर का रेनबो ऐसे बना हुआ है।
क्योंकि ये जो व्हाइट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो किसकी तरह वर्क करती हैं, प्रिज्म की तरह। और प्रिज्म अभी आपने देखा ये प्रिज्म में जैसे ही व्हाइट लाइट जाती है वो डिस्पर्स कर देता है। तो अगर हम देखें तो एक ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है, रेनबो क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम, नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन, by the dispersion of sunlight, dispersion of sunlight by raindrops, by raindrops in the atmosphere। इसलिए ही तो ऐसा थोड़ी होता है कि बारिश तो हुई नहीं और आपको रेनबो दिख गया। क्या कभी किसी ने बिना बारिश के रेनबो देखा है? नहीं देखा होगा ना। क्यों? क्योंकि वो बारिश में जब वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगी, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह वर्क करेंगी और ये नेचुरल स्पेक्ट्रम बना देंगी। कई बार आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा गया है, व्हाट इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन एटमॉस्फेयर। तो क्या है, रेनबो, रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। इसलिए ये बहुत एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है, बट एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है वो रेनबो है। जब लाइट का डिस्पर्जन होता है रेन ड्रॉप से एटमॉस्फेयर में तब ये बन जाता है। ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक छोटा सा फिनोमिना है, ये भी इसी पे ही बेस्ड है। अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है सबसे पहले तो, है ना। और ये है रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू मीडियम एंड इफ वन ऑफ द मीडियम इज अर्थ एटमॉस्फेयर देन द प्रोसेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्शन हमेशा टू मीडियम में होता है, लेकिन जब एक मीडियम अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है तब क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन वन ऑफ द मीडियम इज सॉरी गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैनेज करना, इज अर्थ्स एटमॉस्फेयर। when one of the medium is earth atmosphere then the process of refraction, then the process of refraction is called एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी स्टडीज को हम लोग का पूरा टेंडेंसी रहती है कि आपकी स्टडीज को बहुत इजी बना लें, हर कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में क्लियर करते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें ये बात पता होगी। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्लास 9 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, समझ गए कि जब हमेशा रिफ्रैक्शन टू मीडियम्स में होता है, अगर एक मीडियम एटमॉस्फेयर है या अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो वो क्या होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर हम देखें इसके इफेक्ट्स, इसके जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपने देखा होगा कि जो स्टार हैं वो चमकते हैं, है ना, ट्विंकलिंग होती है, जल बुझ जल बुझ। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो लाइट उसमें जा रही है कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, जिस वजह से ट्विंकलिंग हमें ऐसा लगता है जैसे कि कभी वो चमक रहा है और कभी वो नहीं चमक रहा है। ठीक है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ of starlight. The starlight entering on the earth atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the earth. In this way the starlight reaching our eye increases or decreases continuously and star appears to twinkle at night. And most important बात है, ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई ने 2018-16 रिपीटेडली पूछा है। देखो जैसे ये कोई भी स्टार है ना, मैं आपको समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में। स्टार है, यहां से लाइट आ रही है। अब ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल प्लेन है, क्लियर है, नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, चाहे वो एयर पार्टिकल हो, वाटर पार्टिकल हो या फिर कोई पॉल्यूटेंट हो, व्हाटएवर। अब जो लाइट यहां से आ रही है वो कभी किसी पार्टिकल से टकराई, फिर उससे रिफ्रैक्ट होके आ गई, फिर इधर से टकराई किसी और से, यहां से रिफ्रैक्ट हो गई। तो जब फाइनली अर्थ पे व्यूअर की आई में पहुंची तो उसको ऐसा लगेगा कि कभी तो वो दिख रही है, कभी तो उसमें लाइट है,
कभी उसमें डिम है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसमें जो पार्टिकल हैं उनसे जब वो टच हो रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हमें स्टार्स कैसे लगते हैं, जैसे कि ट्विंकल कर रहे हो। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिससे ऑलरेडी सीबीएसई ने कितनी बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जैसे स्टार्स हैं, स्टार की जो हाइट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको फिर ध्यान रहेगा। वाई स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली अपीयर। जितना उनका हाइट है, एक्चुअल में वो उससे ज्यादा और हायर क्यों दिखते हैं, है ना? तो क्या होता है, ये भी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि ये है हमारा स्टार। अब ये हमारी लाइट जैसे यहां से आई अर्थ पे, कुछ मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो इससे रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होके फिर वो ऐसे आ रही है। फिर कुछ भी है, हल्की सी रिफ्रैक्ट हुई तो शायद यहाँ आ गई, या यहाँ आके रिफ्रैक्ट हो गई। अगर यहाँ पे हमारा व्यूअर है, वो यहाँ से देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, जैसे ये है, उसको ऐसा लगेगा जैसे ये लाइट यहाँ से नहीं आ रही है, ये लाइट यहाँ से आ रही है। तो स्टार जो एक्चुअली में यहाँ था, वो इतनी डिस्टेंस हाइट पे दिखेगा। समझ रहे हो कि उसकी एक्चुअल हाइट जो है वो ज्यादा ही निकल जाएगी। ये तो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी, लेकिन उसको ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि वो ऊपर है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार got refracted because of particles present in the atmosphere, and that's why the star appears actually higher than original। समझ में आ गया? ये हमेशा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से तारे में से आने वाली जो रोशनी है, व्हाइट लाइट है, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होकर उसमें हल्का सा बैंड होगा ही होगा, और जो व्यूअर है उसे ऐसा लगेगा कि वो रोशनी ओरिजिनल स्टार से नहीं आ रही है, बल्कि पीछे कहीं से आ रही है, जिसकी हाइट और ज्यादा है। इसलिए हमारा जो स्टार है वो ज्यादा हाइट पर दिखता है। एज द लाइट फ्रॉम ए स्टार एंटर द अर्थ एटमोस्फियर, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड ईच टाइम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जितने भी पार्टिकल होंगे उतनी बार वो बैंड होती चली जाएगी, है ना? जितने भी पार्टिकल होंगे उतनी बार वो बैंड होगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि वो कहीं और से आ रही है, क्योंकि हर बार वो क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, रेयर से डेंसर में जा रही है, इस वजह से। Therefore, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। इसलिए जो उसकी apparent position है वो slightly क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और higher हो जाएगी उसकी actual position से। The star appears to be slightly higher than its actual position when viewed near the horizon। जब आप अर्थ के horizon के पास देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो स्टार की पोजीशन है वो थोड़ी हाई है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट यहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल से रिफ्रैक्ट होगी, जिससे वो हर बार नॉर्मल की तरफ बैंड होती चली जाएगी। जितने भी हो, एक रिफ्रैक्शन हो, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो, और उसके जो व्यूअर है उसे ओरिजिनली लाइट कहीं और से आती हुई नजर आएगी। समझ में आ गया? इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सेम इज विद स्टार। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट ट्विंकल करते हैं या नहीं करते हैं। तो प्लैनेट जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लोजर है अर्थ के, ठीक है, और वो बहुत छोटी 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 साइज के स्मॉल पार्टिकल्स का एक कलेक्शन माना जाता है। इसमें बहुत छोटे छोटे साइज के लाइट पार्टिकल्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा नंबर के लाइट पार्टिकल हैं, तो जो टोटल अमाउंट है वो उसमें जो लाइट का वो एवरेज हो जाता है, जिस वजह से प्लैनेट्स हमें ऐसे नहीं लगते कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, है ना? उनकी एक एवरेज लाइट हो जाती है, प्लैनेट्स की जो है ना एक एवरेज लाइट हो जाती है, जिस वजह से प्लैनेट्स हमारे ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट्स में क्या है, वो एक तो प्लैनेट अर्थ के ज्यादा क्लोज है, दूसरा वो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ साइज्ड, बहुत लार्ज नंबर ऑफ साइज ऑफ बहुत सारे सोर्सेज जो है लाइट के, उनका कलेक्शन है, जिसकी वजह से जो टोटल अमाउंट का लाइट है वो नलीफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है, और प्लैनेट हमारे ट्विंकल नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक होता है एडवांस सनलाइट, कहीं पे बहुत जल्दी सूरज निकल गया, है ना, और कहीं पे डिले सनसेट, ये भी एक इसी का ही रीजन है। एडवांस सनराइज
एंड डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट। ये भी क्या है, इसी का ही रीजन है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि सन हमें 2 मिनट पहले दिखने लगता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने रिपीटेडली पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना इसका आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। जो सन है वो विजिबल होता है टू अस बिफोर 2 मिनट्स। कहीं कहीं 2 मिनट का ना डिफरेंस है, जैसे कि गुजरात बिल्कुल जो वेस्टर्न स्टेट है, अगर आप उसको बिल्कुल ईस्ट वाले स्टेट अरुणाचल प्रदेश से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस है वहां पे 2 मिनट्स बिफोर, बिफोर एक्चुअल सनराइज। जो सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिख जाता है, एंड अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। और 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है ना। 2 मिनट पहले से दिखना शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था एग्जाम में, सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता है ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अच्छा, कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ठीक है ये आपने कॉन्सेप्ट है, सोच लेंगे याद कर लेंगे, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये अर्थ है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और ये इसके बाहर का एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। ये अर्थ आ गई और ये है एटमॉस्फेयर जो अर्थ के चारों तरफ होता है। क्लियर? ये हमारा, आप मान लीजिए यहाँ से ईस्ट, यहाँ से सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है। अब जैसे ही सन की रेज आपकी आके यहाँ पे पड़ी है ना एटमॉस्फेयर में, वो क्या होंगी? नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होंगी। जब नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होंगी, यहाँ पे अर्थ है तो यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर होगा, तो यहाँ से जब वो देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये सन यहाँ पर है। जब भी ये क्वेश्चन आए भाई, इसका डायग्राम आप जरूर बना के आएंगे, ये आपके मार्क्स को अच्छा अच्छा कर देगा, एडअप कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक्चुअल में हमारा सन यहाँ पे है, यहाँ से रेज आ रही है ना, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि रेज कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो ये जो टाइम का लैप होता है ना, ये 2 मिनट का हो जाता है कि 2 मिनट, अभी वो नीचे है लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही सन दिख गया। सेम जब वो सूरज यहाँ से घूम के सनराइज के बाद सनसेट के लिए गया, तो एक्चुअल में जो सूरज है वो डूब चुका है। ये हो गया। ठीक, ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रियल पोजीशन, और ये है आपकी एपरेंट पोजीशन। डाउट एक्सपर्ट के ऊपर लिख देती हूँ एपरेंट पोजीशन, दिख रहा है ना? ठीक, ये आ गया। तो अब यहाँ से जो रेज आ रही हैं वो गई एटमॉस्फेयर में, और वो क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप मान लीजिए वही ऑब्जर्वर यहाँ है, उसे फिर यहाँ से दिखी, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये रेज यहाँ से आ रही हैं। रेज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। रियल में तो ये यहाँ था, जो रियल पोजीशन थी वो यहाँ थी सन की, बट जो इसकी एपरेंट पोजीशन आ गई है वो कहाँ आ गई है? ऊपर आ गई है। इसका मतलब आप देख रहे हो, सन तो डूब चुका है, सनराइज सॉरी सनसेट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो हमें ऊपर ही दिख रहा है, इसलिए जो दिन है वो लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। समझ में आया? दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रेज कम, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है कि किस तरह सन से आने वाली रेज रिफ्रैक्ट होती हैं, और एक्चुअल में वो आ रही यहां से होती हैं, बट ऐसे लगती हैं जैसे कि यहां से आ रही हैं। क्लियर? आई डोंट थिंक कि अभी किसी को इस चीज में डाउट आना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही जो इसके फिनोमिना है ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, चाहे वो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट हो, या फिर जो स्टार्स की हाइट वाला क्वेश्चन हो, या फिर एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हो, तीनों ही क्वेश्चन सीबीएसई ने रिपीटेडली पूछे हैं। तो आप ये जरूर तैयार कर लें, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी लाइट भी हो चुका है, ह्यूमन आई भी 10 11 आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखरना होता है ना। आप वर्ड से अगर मतलब समझे तो बिखरना होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन है तो ये भी फिनोमिना रिफ्रैक्शन का
सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया है, इसको मैं पहले कट करती हूँ। एक्चुअली स्कैटरिंग जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, in all directions is called scattering of light। किस हर डायरेक्शन में होता है, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, सारी ही डायरेक्शन में जब लाइट स्कैटर्ड होगी तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उससे टकराने के बाद लाइट हर एक डायरेक्शन में स्कैटर होगी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अगर हम देखें कि पार्टिकल, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू मतलब वेरी फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल हो जाते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ के, लॉन्गर वेवलेंथ के, जो भी उसमें प्रेजेंट हैं, वो सारे पार्टिकल्स की वजह से लाइट हमारी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ इफेक्ट्स देखें कि कहां कहां ये देखने को मिलता है, तो एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, वैसे तो ये आपके सिर्फ नेम ही है सिलेबस में, तो लेकिन चलो फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें तो हर चीज का मिक्सचर है, ऐसा तो है नहीं किसी एक ही पार्टिकल का मिक्सचर है ना, सभी चीजों का मिक्सचर है, चाहे उसमें कुछ भी हो, स्मोक हो, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हो, डस्ट हो, तो ये सब में जब लाइट हमारी जाती है और वो क्या होता है, विजिबल, मतलब उसमें जो है ना लाइट के पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, कभी कभी एकदम से धूप पड़ रही होती है तो ऐसे आपको डस्ट के छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना, लाइट के पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। हम्म तो ये जो जितना भी हमें लाइट पार्टिकल दिख रहे हैं, सब कुछ कुछ भी दिख रहे हैं, उस इफेक्ट को एक्चुअली में टिंडल इफेक्ट इन्होंने नाम दे दिया है, जो स्कैटर्ड होती है लाइट जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक या फिर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, है ना, ड्यू टू विच लाइट बिकम्स विजिबल, और उसकी वजह से वो आपको लाइट वहां पे दिखने लगती होगी, देखा होगा उसमें डस्ट डस्ट सी आपको दिखने लगेगी, है ना, वो होता है टिंडल इफेक्ट। तो ये इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है टिंडल इफेक्ट, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, अच्छा हमारे पेजेस खत्म हो गए, कोई बात नहीं, हम यहीं पे कर लेंगे, वैसे भी ये लास्ट टॉपिक है, इसका जो और इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, वो है कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। जो कलर है स्काई का, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब आपने प्रिज्म में देखा था तो सबसे ज्यादा जो आपने देखा होगा कि ब्लू कलर कहाँ डेविएट हो रहा है ना, तो जो ब्लू कलर है वो बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा था, तो उसकी वजह से ये लाइट भी पूरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे, तो वो ब्लू कलर जैसे ही उससे टकराया तो वो कैसे हो गए, स्कैटर्ड हो गए सब में। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्काई का कलर है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है, मैं एक बार आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के वे में बता देती हूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फ्री पार्टिकल इन द एटमोस्फियर हैव स्मॉलर साइज एंड आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग। ऑब्वियसली बात है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, स्कैटरिंग, are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue end and then light of longer wavelength at the red end. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the tiny particle in air scatter the blue color more strongly than the red. The scattered blue enters our eye and makes sky blue. अभी हमने जब प्रिज्म का पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि वॉयलेट सबसे नीचे आ रहा है, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, सबसे ज्यादा है, और वहीं जो रेड है उसका सबसे ऊपर है, यानी कि इसकी स्कैटरिंग ये सबसे कम स्कैटर्ड होगा। तभी तो सारे सिग्नल्स कैसे बने थे, रेड के बने थे, है ना, क्योंकि वो कम स्कैटर हो रहा था, दूर से भी दिख रहा था, और वहीं पे ये जो ब्लू है ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। तो जैसे ही व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर में आएगी, ब्लू की वेवलेंथ कैसी है, जो ब्लू की वेवलेंथ है वो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ है, तो जैसे ही वो आएगी लाइट, तो जो ब्लू कलर है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से टकराएगी, और टकराते ही जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगा कंपेयर टू रेड कलर, क्योंकि रेड तो स्कैटर हो ही नहीं रहा है, तभी तो रेड से सिग्नल बने हैं जिससे दूर से दिख सके। अब जब वो सारा स्कैटर हो जाएगा तो स्काई हमें कैसी अपियर होगी, ब्लू, कैसी हो जाएगी, ब्लू, ब्लू स्काई हमें अपियर हो जाएगी। क्लियर है, स्काई जो है कलर इसलिए कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां से समझ रहे होंगे कि सारा खेल जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का हो रहा है। जितना भी देखो खेल हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का हो रहा है। तो क्या अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? आप बताओ, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या स्कैटरिंग होती, क्या डिस्पर्जन होता, है ना, क्या हमारा रेनबो फॉर्म होता? नहीं, नहीं होता ना। सिंपल सा आंसर तो ये है कि नहीं होता। स्कैटरिंग ही नहीं होती लाइट की, ना ब्लू दिखती स्काई, है ना। तो सब कैसा दिखता है, डार्क, है ना, डार्क दिखता सब कुछ। हाई एटीट्यूड, जैसे पैसेंजर जब हाई एटीट्यूड पे करते हैं तो उन्हें डार्क दिखता है ना, बिकॉज वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती। तो ये सब अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से ही है जो हमें दिख रहा है। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता, ना स्कैटरिंग होती, तो ना ही हमें स्काई हमें ब्लू दिखती। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रही हूं कि ये जो डेंजर सिग्नल हैं ये रेड कलर के होते हैं, है ना। तो आप मुझे एक प्रॉपर वे में डिफाइन करके बताएंगे। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। Why danger signals are made of red color? मैंने पूरा आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपका ये होमवर्क है, आप लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्यों बने होते हैं। क्या रेड कलर ज्यादा स्कैटर करता है? बताइए, क्या रेड कलर ज्यादा स्कैटर करता है या ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर करता है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जल्दी से बताएंगे कि कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर करता है। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। जल्दी से आप अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लाइट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।